बच्चों, क्या हाल चाल। तो चलो ये हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में इंडक्टिव इफेक्ट यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट और जो रिएक्शन का इंटरमीडिएट होते हैं जैसे कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, इनको डिस्कस कर लिए थे। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। और इससे आपने जो पहले पढ़ा है कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल, तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जो डिस्कस होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट से ही होगा। और भी कई सारे इफेक्ट हैं जहां पे जैसे एसिडिटी कैलकुलेट करना, किसी कंपाउंड का एसिडिक ऑर्डर बताना। जैसे जेई में कई बार सवाल आया है, 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि कौन जो है एसिडिक ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सही क्रम में सजाया हुआ है। तो इस तरह का सवाल, तो यहां से आप एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी, पीके वैल्यू ये सब कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपना प्यारा सा लेक्चर इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहले तो आप इसका मीनिंग समझो कि इंडक्टिव इफेक्ट मतलब होता क्या है। देखो जैसे मान लो कि मेरा मन किया कि आपको एक लपड़ लगा दे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि आपको हम खुद से लपड़ न लगा के और किसी बच्चे को बुला के बोले कि भाई मेरे बदले में तू जाके उसको एक लपड़ लगा दे, मतलब मैंने किसी दूसरे को प्रेरित किया, अपना काम करने के लिए किसी दूसरे को प्रेरित किया। तो ये जो प्रभाव हुआ, आप पे जो लपड़ लगा, ये इसी को कहते हैं प्रेरक प्रभाव। यानी आप पे जो प्रभाव पड़ा वो मेरी प्रेरणा से पड़ा। मैंने किसी को प्रेरित किया कि जाओ उसको लपड़ लगा दो, या फिर मान लो कि हम कोई आपके बारे में अच्छा सोच रखते हैं तो आपके लिए कोई अच्छा काम भी करवा सकते हैं दूसरे से, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का जो हिंदी होता है वो होता है प्रेरक प्रभाव। मतलब किसी दूसरे के प्रभाव से, किसी दूसरे के प्रभाव से किसी दूसरे कंपाउंड पे जो प्रभाव उत्पन्न होगा उसको कहेंगे प्रेरक प्रभाव। जैसे अपने पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 और इसमें जुड़ गया क्लोरीन, ठीक है। तो इस क्लोरीन के वजह से इस कार्बन पे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, प्रभाव उत्पन्न होगा, उसको हम बोलेंगे प्रेरक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इस क्लोरीन के वजह से या क्लोरीन के जगह पे कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब जुड़े हुए हैं। तो इन सारे ग्रुप की वजह से इस पे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जो प्रभाव उत्पन्न होगा, उसे कहेंगे प्रेरक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब जैसे देखो ध्यान से समझना। अच्छा, इससे पहले कुछ बच्चों का कहना था कि हम कैसे पता करेंगे कि किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो देखो याद कर लो इसको, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर। 1 मिनट का समय लेंगे आपका। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर, क्योंकि सारा चीज इसी से डिसाइड होता है और ये आपको पता होना जरूरी है। विद्युत ऋणात्मकता का क्रम। जैसे पता नहीं चल रहा था कि सर कार्बन के साथ जुड़ा तो कौन सा एटम कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और कौन कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये तो डिस्कस होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ही। और जिसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर नहीं मालूम तो उसे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो देखो याद रखना, क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, फिर ऑक्सीजन है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग इक्वल या थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हो नाइट्रोजन का। तो क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद है सल्फर, उसके बाद कार्बन, उसके बाद फास्फोरस और उसके बाद हाइड्रोजन। तो ये कुछ मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव जो एटम है उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर है। तो याद रहे
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? क्लोरीन खींचेगा। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन का इक्वल होता है, बट नाइट्रोजन का साइज क्लोरीन से छोटा होता है, तो नाइट्रोजन को पहले लिखते हैं। फिर उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस और हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। कैसे याद रखोगे? देखो, इसको एक ट्रिक से याद रखना। फोन कल करना ब्रो, फोन कल करना ब्रो, आई सेल केम टू, या टू हटा भी सकते हो, केम प्यारा होम। मतलब देखो क्या है कि एक लैंग्वेज बनाया हुआ है कि फोन कल करना ब्रो, मतलब भाई फोन कल करना, मैं प्यारा घर पे जरूर आऊंगा, यानी अपने प्यारे घर पे जरूर आऊंगा। तो फोन से देखो यहाँ पे हो गया फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। शुरू करती क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आप सामने सामने लिख लेना। कल से कौन हो गया? कल से हो गया क्लोरीन। ठीक है, करना कुछ नहीं है, मान लो एक प्रीपोजिशन है जो दो वर्ड को जोड़ने के लिए आता है। ब्रो से हो गया ब्रोमीन, आई से आयोडीन, सेल्फ से हो गया सल्फर। आप लोग माई सेल्फ बोलते हो, मैंने आई सेल्फ लिखा, ग्रामर थोड़ी सिखा रहे हैं। केम से कार्बन, प्यारा से हो गया फास्फोरस और होम से हो गया हाइड्रोजन। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस और हाइड्रोजन। तो अब मत बोलना कि कार्बन से, ये सारे देखो ये सब जो है कार्बन से पहले वाले, ये सब कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट खत्म। और यहाँ पे इसलिए बताएं क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट को जानने के लिए भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जानना जरूरी था। तो ये सब मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इसको आप याद रख सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो अब आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। मिटा दो इसको। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, तो ध्यान से सुनना। दो परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण जो ध्रुवीयता उत्पन्न होती है, उसे प्रेरक प्रभाव कहते हैं। पोलैरिटी इंड्यूस्ड ड्यू टू difference in electronegativity is called inductive effect। तो एक प्यारा सा डिफिनेशन हो गया प्रेरक प्रभाव का या इंडक्टिव इफेक्ट का, कि दो एटम के बीच में, तो दो एटम में तो एक तो कार्बन रहेगा, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो दो एटम के विद्युत ऋणात्मकता में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अंतर के कारण जो ध्रुवीयता उत्पन्न होती है, ध्रुवीयता मतलब प्लस माइनस,
अब बताओ, दो बेईमान आदमी है या दो आदमी है जिनकी बेईमानी अलग अलग है, एक ईमानदार है और एक ज्यादा बेईमान है। तो जो बेईमान होगा वो सारी पूंजी को अपनी ओर खींचेगा, सारा पैसा अपनी तरफ बेईमानी कर लेगा। तो एक हो गया लॉस में और एक हो गया प्रॉफिट में। तो बताओ यहाँ पे पोलैरिटी आया या नहीं आया? प्लस माइनस आया ना। एक निगेटिव हो गया बेचारा, घाटे में चला गया, और एक पॉजिटिव हो गया। तो ये जो पोलैरिटी उत्पन्न होता है वहां पे बेईमानी के कारण, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण, विद्युत ऋणात्मकता के कारण। तो ये जो ध्रुवीयता उत्पन्न हो रहा है, मनमुटाव उत्पन्न हो रहा है, प्लस माइनस उत्पन्न हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रेरक प्रभाव। पोलैरिटी डेवलप्ड या इंड्यूस्ड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण जो प्लस और माइनस उत्पन्न होता है उसको कहते हैं प्रेरक प्रभाव। एग्जांपल से समझते हैं। देखो आप लोग रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका वीडियो रोक के देखो, ध्यान से समझना। जैसे अपने पास एक कार्बन है, ठीक है, और कार्बन के साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है X। एक कार्बन है और कार्बन के साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये जो ग्रुप है बच्चों मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। कौन? X। तो ये ग्रुप कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने का गुण। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना होगा, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन होगा और इस ग्रुप का एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों साझेदारी करके शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया। यहां तक तो ठीक था, बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बनाने के बाद क्या हुआ कि अब इसके मन में बेईमानी घुस गया, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, ज्यादा बेईमान है कार्बन से। तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को, जो बॉन्ड बनाया था वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू करेगा। तो अपना इलेक्ट्रॉन तो ये खींचेगा ही, साथ ही साथ कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचेगा। तो जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इसमें थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन या फिर कोई अदर ग्रुप जो भी हो, इसने खींचा तो इसमें थोड़ा सा नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसके तरफ इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा हो गया, डेंसिटी, और कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचा गया, इसीलिए कार्बन पे क्या आ गया? प्लस। ठीक है, तो बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस के कारण पोलैरिटी उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? प्लस और माइनस उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, थोड़ा सा निगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव। तो ये जो ध्रुवीयता उत्पन्न हुआ इसी को हम कहते हैं प्रेरक प्रभाव। क्या कहते हैं? प्रेरक प्रभाव कहते हैं, प्रेरक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अभी X जो है, ध्यान से समझना एक एक बात को। अभी जो X है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। कौन? X। तब इलेक्ट्रॉन को कौन खींचा? X ने खींचा। अभी एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कोई ग्रुप है Y, और Y जो है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, एक कार्बन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। देखो थोड़ा थोड़ा ये जो हिंदी बोलते हो ना कि सब थोड़ा हिंदी लिखा करो, तो ऑर्गेनिक में हिंदी इंग्लिश कुछ होता नहीं है, जब हम बोलते हैं इसका हिंदी को हम लिख लिया करो। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन का मतलब हुआ कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक, और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन का मतलब कार्बन से कम विद्युत ऋणात्मक। तो अब बताओ Y जो है कार्बन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो अभी इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? अभी कौन बेईमान हुआ ज्यादा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब बेईमानी। चलो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब आप समझ जाना, बेईमानी। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वो ज्यादा बेईमान। तो
अभी तो Y जो है कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, तो Y कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो बेईमान कौन हुआ? कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? कार्बन खींचेगा। भाई साहब जब इलेक्ट्रॉन को कार्बन खींचेगा तो माइनस चार्ज किस पे आएगा? कार्बन पर। और इसका इलेक्ट्रॉन खींचा गया Y का, तो प्लस चार्ज किस पे आएगा? Y पर। तो यहाँ भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अंतर के कारण, यानी Y और कार्बन के विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण पोलैरिटी उत्पन्न हुआ, ध्रुवीयता उत्पन्न हुआ, और इसको भी हम कहेंगे प्रेरक प्रभाव। प्रेरक प्रभाव मतलब गुरुजी प्रेरक प्रभाव दो प्रकार के हो गया। एक, जब ग्रुप कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और एक जब कार्बन ग्रुप से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ठीक है, एक प्रेरक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट वो हुआ जिसमें ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, और एक कार्बन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बहुत लिया इलेक्ट्रॉन को खुदे। तो यहाँ भी पोलैरिटी आया, तो दो प्रकार का प्रेरक प्रभाव हुआ। आगे हम तुरंत डिस्कस करेंगे कि जो पहला वाला प्रेरक प्रभाव था जिसमें ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, इसको -I प्रेरक प्रभाव कहते हैं, और एक जिसमें कार्बन ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, इसको +I प्रेरक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफाइन भी करेंगे आगे कि क्या होता है -I, क्या होता है +I। अभी बस एक आइडिया ले रहे थे कि एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो एकदम सिंपल है, कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ही, तो उसमें कार्बन रहेगा, और कार्बन से कोई अदर ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई दूसरा ग्रुप, जैसे हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई फंक्शनल ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोएल्कोहल, थायोईथर, ये सब। तो कुछ ग्रुप जो होते हैं वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, तो जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेंगे तो कार्बन पे थोड़ा प्लस आ जाएगा और उस ग्रुप पे थोड़ा माइनस आ जाएगा। कुछ ग्रुप होते हैं जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे ये वाला कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, तो और आगे हम बताएंगे कि कौन से ग्रुप खींचते हैं और कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो कुछ ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से कंपाउंड में ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाता है, पोलैरिटी उत्पन्न हो जाता है, थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये प्लस माइनस क्यों उत्पन्न हुआ? इसकी प्रेरणा से, इस ग्रुप की प्रेरणा से, इस ग्रुप के वजह से यही इंड्यूस किया प्लस माइनस, इसीलिए इसको इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरक प्रभाव कहते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कुछ लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ और बातें करते हैं इससे रिलेटेड, ध्यान से देखो। अब सुनो, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बताओ यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? यस और नो? इस कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? सोच के बताओ। नहीं, यहां पे आई इफेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप बोलोगे कोई ग्रुप नहीं है। हाँ, सही बात, कोई ग्रुप ही नहीं है, दोनों कार्बन है। देखो ये क्या है? कार्बन। ये क्या है? कार्बन। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है।
तो दोनों समान विद्युत ऋणात्मक हो गया ना, समान विद्युत ऋणात्मक, समान विद्युत ऋणात्मक, ठीक है, समान विद्युत ऋणात्मक है, इक्वल इलेक्ट्रोनिगेटिव, इक्वल इलेक्ट्रोनिगेटिव। जब समान विद्युत ऋणात्मक है तो कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा और कौन देगा, बताओ। सुनो एग्जांपल सुनो, दो भाई है, दोनों बेईमान है, मालूम है कि दोनों उतना ही बेईमान है, तो अगर एक जानता है कि अगर हम थारिया मारते हैं तो दूसरा का लोटा मारेगा, तो कोई फायदा हुआ, कोई फायदा होगा, बताओ। दोनों बेईमान है या दोनों ईमानदार है, तो यहाँ पे ना कोई लाभ में होगा, कोई ना कोई हानि में। तो दोनों ईमानदार है तो आधा आधा लेके अलग हो जाएगा ना, 10 बीघा खेत है तो 5 बीघा एक लेके अलग हो जाएगा, 5 बीघा दूसरा वाला। दोनों बेईमान है तो एगो खेत में बेईमानी करेगा, तो एगो मोटरसाइकिल में बेच देगा चुपे, ठीक है, एगो थारिया मारेगा तो एगो लोटा मार देगा। तो इस तरह से बात इक्वालिटी पर ही आके रुकेगा। यहाँ पर दोनों कार्बन है तो समान विद्युत ऋणात्मक है, ना कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना कोई इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसीलिए यहाँ पे कोई ध्रुवीयता, नो पोलैरिटी, नो पोलैरिटी, कोई ध्रुवीयता नहीं उत्पन्न होगा, कोई ध्रुवीयता यानी प्लस माइनस उत्पन्न नहीं होगी। जब कोई ध्रुवीयता उत्पन्न नहीं होगी, प्लस माइनस उत्पन्न ही नहीं हुआ, काहे का इंडक्टिव इफेक्ट, इसीलिए यहाँ पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये हुआ। एक और एग्जांपल बताते हैं, उसमें थोड़ा सा आप बताना। देखो कार्बन 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 और यहाँ पे है फ्लोरीन। अभी अभी मैंने बताया था कि फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक। फ्लोरीन तो कार्बन का किडनी फेफड़ा तक खींचेगा, ठीक है। तो फ्लोरीन अब क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। फ्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक। तो फ्लोरीन पे क्या है, थोड़ा निगेटिव चार्ज। अच्छा, थोड़ा निगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, पूरा निगेटिव क्यों नहीं आ रहा है, बस 2 मिनट में बताते हैं आगे। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए फ्लोरीन पर निगेटिव, तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ई कार्बन जो है इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी से, ये अपने पड़ोसी से थोड़ा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मांगेगा। भाई बहुत मुश्किल में है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करो, तुम बहुत खुश दिख रहे हो। तो ये बगल वाले कार्बन से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पे भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। लेकिन मत समझना कि ज्यादा हो गया, डेल्टा का मतलब छोटा होता है, और जितना ज्यादा डेल्टा लगाओगे उतना ज्यादा छोटा को इंगित करता है। तो इससे थोड़ा सा कम पॉजिटिव चार्ज इस पे उत्पन्न होगा। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ, ये क्या करेगा कि बगल वाले से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और आगे होना, इसके आगे नहीं। यानी इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम 3 कार्बन तक काम करता है, और 3 कार्बन के बाद इतना कमजोर हो जाता है कि इस इलेक्ट्रॉन के पास इतना ताकत नहीं है कि वो बगल वाले से इलेक्ट्रॉन को खींच सके और उसपे चार्ज डेवलप कर सके, इसीलिए बस 3 कार्बन तक काम करता है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ 3 कार्बन तक काम करता है, 3 कार्बन के बाद ही प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है, तो निगलेक्ट कर देते हैं। तो सुनो ध्यान से, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नहीं समझे, आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण कि किस पे ज्यादा आवेश है। तो याद रखना कि डेल्टा प्लस जो है ना वो ज्यादा आवेश है,
और डेल्टा डेल्टा प्लस जो है वो कम आवेश है, और डेल्टा 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 प्लस जो है और कम आवेश है। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, प्रेरक प्रभाव का महत्व कम होता जाएगा। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, यानी दूरी पर निर्भर करता है। और 3 कार्बन के बाद क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। तो मैक्सिमम 3 कार्बन तक इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो 3 कार्बन तक प्लस उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रॉन देता तो माइनस भी 3 ही कार्बन तक हम लोग दिखाते, 3 के बाद ये बहुत कम हो जाता है। तो ये है। दूसरी बात, एक चीज और याद रखना, नोट पॉइंट करके इसको लिख लेना। देखो, इन इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज इट्स ऑर्बिटल। मतलब प्रेरक प्रभाव में, आप प्रेरक मत बोलना, इंडक्टिव भी बोलना, ठीक है, प्रेरक कुछ नहीं होता है। प्रेरक प्रभाव में इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल परिवर्तित नहीं करते हैं, परिवर्तित नहीं करते हैं। इसका मतलब समझो, इलेक्ट्रॉन सिर्फ खींचा जाते हैं, वो अपना घर चेंज नहीं करते। जैसे ध्यान से समझना, एक एग्जांपल देते हैं। आपके पास एक बॉल है और हम बोले कि बॉल मेरी तरफ फेंक दो, ठीक है। आपके पास क्रिकेट बॉल है, हम बोले कि आप बॉल मेरी तरफ फेंक दो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉल का स्थान परिवर्तित हो जा रहा है, घर ही परिवर्तित हो गया। यानी आपके पास अब बॉल नहीं है और मेरे पास बॉल है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है कि बॉल को फेंको मत, बॉल को रस्सी में बांध दो, ठीक है। बीच से रस्सी से पूरा बांध दिए और एक तरफ से रस्सी हम पकड़ लिए और एक तरफ से आप पकड़ लिए और दोनों रस्सी खींचना शुरू किए। और जब हम रस्सी को खींचे तो जो बीच में मिडिल पॉइंट था, जहां पे बॉल रख के हम लोगों ने शुरू किया था, बॉल उससे थोड़ा सा अंदर की ओर हम खींच लिए, लेकिन बॉल मेरे हाथ में नहीं है, वो रस्सी से बंधा हुआ है, मेरा हाथ अलग है। जैसे मान लो कि यहाँ पे बॉल है बीच में, आप इधर पकड़े हुए हो, हम इधर पकड़े हुए हैं, ना तुम्हारे पास बॉल है ना मेरे पास बॉल है। लेकिन जब हम लोग खींचतान करना शुरू किए तो बॉल जो है वो मेरी तरफ ज्यादा खींचा गया और आपकी तरफ से थोड़ा दूर हो गया। बस यही घटना इंडक्टिव इफेक्ट में होता है। यानी इलेक्ट्रॉन अपना घर चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ किसी एक परमाणु की ओर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ खींचा जाते हैं, तो खींच लेता है अपनी तरफ, लेकिन रहता है बाहर ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज इट्स ऑर्बिटल। तो यहां से क्या बताना चाह रहे थे आपको, ध्यान से सुनना। यहां से हम ये बताना चाह रहे थे कि जैसे देखो, कार्बन है और क्लोरीन, ठीक है। तो कार्बन और क्लोरीन में क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया है। इलेक्ट्रॉन स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन, थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया और इसीलिए क्लोरीन पे थोड़ा सा निगेटिव आया है और कार्बन पे थोड़ा सा पॉजिटिव आया है। बात को समझे, अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन से पूरी तरह से निकल जाता, कार्बन के ऑर्बिटल ही छोड़ देता और क्लोरीन के ऑर्बिटल में जाके समा जाता, क्लोरीन पे पूरा माइनस आता, कार्बन पे पूरा प्लस आता और ये बॉन्ड टूट जाता, ठीक। लेकिन बॉन्ड टूटा नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया है। समझ रहे हो बात को, इसीलिए थोड़ा निगेटिव थोड़ा पॉजिटिव। अब एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। ये नहीं समझ पा रहे हो तो इसको निकाल दो, इसको लॉन पेयर करते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे।
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। और ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसमें डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो ये जो आप देख रहे हो सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। और हम पहला लेक्चर में ये सब डिस्कस किए थे, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक पाई है। तो पाई बॉन्ड जो होता है वो कमजोर होता है। तो अभी आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन कार्बन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन, याद है ना, फोन कर लो ब्रो, कल घर आएंगे। तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। और चूंकि पाई बॉन्ड कमजोर होता है, तो कमजोर होता है तो बॉन्ड टूट जाएगा। और बॉन्ड टूटेगा तो दो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, कौन, एगो कार्बन वाला और एगो ऑक्सीजन वाला, तभी ना बॉन्ड बना था। बॉन्ड कैसे बना होगा दोनों के बीच, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन होगा। बॉन्ड टूट गया तो दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो अब देखो सिंगल बॉन्ड बना, केवल बचा, और ये इलेक्ट्रॉन किसको मिला, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज आ गया, और कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लिया, तो कार्बन पे क्या आ गया, प्लस। ये दोनों में बहुत अंतर है। इसमें क्या है कि कोई बॉन्ड नहीं टूट रहा था, इलेक्ट्रॉन सिर्फ खींचा गया क्लोरीन की तरफ, और इसके वजह से प्लस माइनस। तो इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ये तो इंडक्टिव इफेक्ट है, लेकिन ये वाला इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर बॉन्ड ब्रेक कर गया, बॉन्ड ब्रेक कर गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल चेंज कर लिया। कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन से निकल के सीधे कहां पे चला गया, ऑक्सीजन के ऑर्बिटल में चला गया। और इसीलिए नॉट इंडक्टिव इफेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। तो इंडक्टिव इफेक्ट में कोई बॉन्ड टूटता नहीं है, और बॉन्ड टूट जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं, बाद में देखेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट में ऑर्बिटल चेंज नहीं होता है, कार्बन के पास ही इलेक्ट्रॉन होता है, थोड़ा सा खींचा जाता है इधर, और यहाँ पे तो बिल्कुल भाई ऑर्बिटल भी चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब उदाहरण से समझाऊं, देखो इंडक्टिव इफेक्ट ये होता है कि जो पति है वो माता पिता के बात कम सुने और पत्नी के बात थोड़ा ज्यादा सुने, ठीक है। यानी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया उसका विचार किधर, पत्नी की तरफ, ठीक। मतलब सूर्या का बात ज्यादा सुन रहा है और बाकी जो है लोगों का बात कम सुन रहा, लेकिन है परिवार के साथ ही। सोचो, है फैमिली के साथ ही, घर में ही रह रहा है, लेकिन पत्नी का बात थोड़ा ज्यादा, उसका झुकाव पत्नी की तरफ ज्यादा है। तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। और जो ये वाला एग्जाम्पल ये है कि का किया बंदा कि घर द्वार छोड़ के और जितना पैसा कमाया था सब लेके और जाके ससुरारी में बस गया, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। मतलब घर ही छोड़ दिया, अपना घर छोड़ के दूसरे के यहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन कार्बन से निकल के सीधे ऑक्सीजन के पास। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर इसका टाइम। अच्छा अब बात करते हैं विशेषताएं। इसकी विशेषताएं, प्रेरक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट की विशेषताएं, साइलेंट फीचर, ठीक है। तो पहली बात, सिर्फ सिग्मा बंधन में, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में कार्य करता है, याद रहे, कार्य करता है। इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में काम करता है। ओनली ऑपरेट्स इन सिग्मा बॉन्ड। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, यानी जो सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में, हाँ डबल बॉन्ड में भी एगो सिग्मा बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में भी एगो सिग्मा बॉन्ड होता है। ये मत समझना कि जहां पे खाली सिंगल बॉन्ड होगा वही काम करेगा।
ये काम करता है सिग्मा बॉन्ड में। तो सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड में भी तो एगो सिग्मा बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड में भी तो एगो सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी एगो। तो इसीलिए सब जगह काम करता है, यानी ध्यान रखना है कि जहां जहां सिग्मा बॉन्ड होगा वहीं काम करता है, पाई बॉन्ड में काम नहीं करता, पाई बॉन्ड में काम नहीं करता। ठीक है। दुर्बल प्रभाव है, दुर्बल प्रभाव, दुर्बल प्रभाव है, यानी वीक इफेक्ट है, वीक इफेक्ट। याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट कोई बहुत मजबूत प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया बॉन्ड टूट नहीं रहा है, पूरा प्लस और पूरा माइनस नहीं आ रहा है कि इसके पास पूरा पावर आ गया, थोड़ा सा तो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन के खिंचाने की वजह से, इसीलिए दुर्बल प्रभाव है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव नहीं है, वीक इफेक्ट है। ठीक है। ओनली इफेक्टिव एट 2 to 3 कार्बन, 3 कार्बन के बाद नगण्य हो जाता है, नगण्य। ठीक है। 3 कार्बन के बाद नगण्य हो जाता है। ओनली इफेक्टिव अप टू 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के बाद बहुत ही कमजोर हो जाता है, मैंने पहले भी बताया, 3 कार्बन तक काम करता है। उसके बाद याद रखना दूरी पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है, यानी डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, दूरी पे निर्भर करता है। देख रहे थे ना, जैसे जैसे हम ग्रुप से दूर जा रहे थे तो पहला पे थोड़ा ज्यादा चार्ज आया, दूसरा कार्बन पे थोड़ा कम चार्ज आया, तीसरा पे और कम चार्ज आया, और जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है घट रहा है, यानी दूरी पर निर्भर करता है। तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में काम करता है, दुर्बल प्रभाव है, 3 कार्बन के बाद नगण्य हो जाता है और दूरी पर निर्भर करता है। कुछ चीज और लिख सकते हो कि अस्थाई प्रभाव है, अस्थाई प्रभाव है, मतलब परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। अभी परमानेंट इफेक्ट क्यों है? देखो, इसलिए कि ये किसके वजह से उत्पन्न होता है, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अंतर के कारण। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी एटम का परमानेंट प्रभाव होता है, मतलब अस्थाई गुण है, वो कभी खत्म नहीं होता। जैसे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को खत्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप गर्म कर दिए तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी खत्म हो गया, आप उसको किसी के साथ रिएक्शन करवा दिए तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, परमानेंट प्रभाव है। जैसे आदमी का कुछ परमानेंट गुण बताओ जो कभी खत्म नहीं होता, जैसे डिजायर, इच्छाएं हमेशा रहता है, भूख लगना, जब तक जिंदा है भूख लगेगा ही लगेगा, ठीक है, उसको खाना चाहिए। सांस लेना, जब तक जिंदा है उसको चाहिए ही, आप किसी तरीके से इसको रोक नहीं सकते, ठीक है, जबरदस्ती करोगे टाइम हो जाएगा। तो अस्थाई प्रभाव इसलिए है क्योंकि अस्थाई गुण विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी परमाणु का परमानेंट गुण होता है, और परमानेंट गुण के कारण एक प्रभाव उत्पन्न होता है, तो प्रभाव भी क्या है, अस्थाई है। एक बार फिर से देख लो, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में काम करेगा, ठीक है, वीक इफेक्ट है क्योंकि थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा निगेटिव उत्पन्न होता है, बॉन्ड टूटता नहीं है, 3 कार्बन के बाद निग्लिजिबल हो जाता है, दूरी पर निर्भर करता है, अस्थाई प्रभाव, ठीक है। तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट के विशेषताएं। अब हम लोग बात करेंगे कितने प्रकार का होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया 2 प्रकार का होता है, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई, ठीक है। देखो, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरक प्रभाव के प्रकार, ये 2 प्रकार के होता है। पहला है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट, और ये किसके वजह से होता है,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह के कारण होता है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ गलती से। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ईडब्ल्यूजी, ईडब्ल्यूजी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह। देखो बताया थे ना, कार्बन के पास दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और एक जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है। तो -I इफेक्ट जो होता है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के कारण ही होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, उसी को -I इफेक्ट कहते हैं। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि द एटम्स और group of atoms which attract electron towards itself from carbon is called -I group, and this effect is called -I effect। ठीक है, -I। वैसे परमाणु या परमाणुओं के समूह, परमाणु मतलब क्लोरीन, परमाणुओं का समूह मतलब OH, COOH, CHO, NH2, NF3+, NR2+, SR2+, और ये सब हो गया ग्रुप। अकेला एटम तो एटम, ढेर सारे एटम तो ग्रुप हो गया। तो द एटम्स मतलब परमाणु या ग्रुप ऑफ एटम्स, परमाणुओं के समूह, विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, किससे? कार्बन से। फ्रॉम कार्बन is called -I group and this effect is called -I effect। इसको अगर हिंदी में लिखें तो वैसे परमाणु या समूह जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे -I समूह तथा इस घटना या इस प्रभाव को -I प्रभाव कहते हैं। समझ गए बात को? तो वैसे परमाणु या परमाणुओं के समूह जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं, कार्बन को इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बना देते हैं और खुद इलेक्ट्रॉन निगेटिव बन जाते हैं, यानी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं और खुद पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा लेते हैं। खुद माइनस में चले गए, कार्बन को प्लस में कर दिया, इस घटना को हम लोग बोलते हैं -I। ठीक है, -I। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो, जैसे
हमने पहले भी देखा था, कार्बन है, कार्बन कार्बन, और यहाँ पे है कोई ग्रुप एक्स या जी लिख दो, जी ग्रुप, ठीक है। जी का मतलब क्या हो गया, जी का मतलब हो गया ग्रुप, कोई भी ग्रुप, ठीक है। और ये जो है कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक है, ऋणात्मक ग्रुप कैसा है, कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पे आएगा थोड़ा माइनस, इस पे थोड़ा प्लस, इस पे और थोड़ा सा प्लस, इस पे और बहुत थोड़ा सा प्लस, ठीक है। तो ये जो घटना होगा इसको हम बोलते हैं माइनस आई, माइनस आई। अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेशन वगैरह से नहीं आता, क्वेश्चन आता है कि कौन कौन ऐसे ग्रुप हैं जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, तो उसका ऑर्डर आपको याद रखना होगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ ऑर्डर बताते हैं, एक छोटा सा वीडियो बना के उसको याद करने का ट्रिक बता देंगे कि कैसे उस ऑर्डर को आप याद रख सकते हो माइनस आई का, क्योंकि ढेर सारे ग्रुप्स हैं, ढेर सारे एटम हैं जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है। तो कौन कौन ऐसे ग्रुप है, मतलब इस जी के जगह पे कौन कौन रह सकता है जो माइनस आई प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो देखो ये माइनस आई इफेक्ट हमने देख लिया, देखो ये सब जो ग्रुप है वो माइनस आई समूह है, माइनस आई ग्रुप जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, और ये है इनका ऑर्डर। आप क्या करना, तीन तोड़ में इसको याद करना, एक बार में यहां से यहां तक, फिर दूसरा बार में यहां से यहां तक, फिर हम इसको ट्रिक से भी आपको याद करवा देंगे, हम तीसरा बार में यहां से यहां तक याद करेंगे। तो इतना याद कर लेने के बाद जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, या कोई भी, जैसे इसका सबसे अच्छा बुक माना जाता है MS चौहान का, जो बालाजी पब्लिकेशन का आता है, तो आप खरीद सकते हो प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो जब उससे आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठोगे तो आपको एकदम हलवा लगेगा, इजी लगेगा, लेकिन अगर आप इसमें से थोड़ा सा कुछ याद करते हो तो फिर परेशानी हो सकती है, इसलिए बेटर यही है कि इतना याद कर लिया जाए। तो NF3+ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, फिर NR3+, उसके बाद SR2+, उसके बाद NH3+, NO2+, SO3H+, CN, एल्डिहाइड है, सबका नाम कार्बोक्सिलिक, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ईथर है यहाँ पे, इसके बाद एक कीटोन है, एल्कोहल है, एल्काइन है, एमीन है, फिनाइल है, एल्कीन है और हाइड्रोजन है। तो ये सारे कंपाउंड हैं जो 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए थोड़े नए हैं, तो जब हम लोग करेंगे फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो सब आप सीख जाओगे। अभी तो बस इतना याद रखो कि सीक्वेंस क्या है, ये ऑर्डर सजाने का क्या मतलब है। ऑर्डर ये बता रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए, सुनना ध्यान से, कि CH3 F है और CH3 Br है, तो आप बताओ कि दोनों में से किसमें माइनस आई प्रभाव ज्यादा है। माइनस आई प्रभाव तो दोनों में है, क्योंकि कार्बन से क्लोरीन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन से ब्रोमीन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इन दोनों में ज्यादा माइनस आई प्रभाव कौन उत्पन्न करेगा। तो आप ऑर्डर में देखोगे, क्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन से, तो कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, क्लोरीन का पावर ज्यादा होगा, तो इसमें माइनस आई जो होगा ज्यादा होगा और इसमें कम होगा। और इससे ना सिर्फ माइनस आई कंपैरिजन नहीं किया जाता, कंपाउंड का रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, एसिडिटी, अम्लीयता, क्षारीयता, स्थायित्व, सब चीज निकाला जाता है माइनस आई और प्लस आई से, इसीलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो एक तोड़ में आप याद रखना NF3+, NR3+, SR2+, NH3+, NO2+, SO3H। दूसरा में आप याद रखोगे CN, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
फिर उसके बाद ईथर, कीटोन, एल्कोहल, एल्काइल, एमीन, फिर उसके बाद फिनाइल, एल्कीन और हाइड्रोजन। तो ये है -I ग्रुप का ऑर्डर। इसको आपको याद रखना कि किसका पावर ज्यादा है, किसका पावर कम है। जैसे मैं आपसे बोलूं CH3 CHO है, तो CH3 COOH है। चलो एक सवाल बना ही लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक सवाल हम लोग बना ही लेते हैं, इसको आपको आइडिया लगेगा इसका यूज क्या है। ठीक, देखो जैसे CH3 COOH और CH3 COOH, हम क्या करते हैं कि यहां से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, एक एक हाइड्रोजन दोनों से हटा दिए, यहाँ पे जोड़ दिए फ्लोरीन और यहाँ पे जोड़ दिए क्लोरीन। और आपसे हम पूछ लिए इन दोनों में मोर एसिडिक कौन है, मोर एसिडिक, अधिक अम्लीय कौन है, अधिक अम्लीय कौन है। तो अब देखो कैसे बनाएंगे। अम्ल का पहचान है कि जो आसानी से H+ का त्याग कर दे, जो जितना आसानी से H+ का त्याग कर देगा उतना बढ़िया अम्ल रहेगा, जितना आसानी से H+ का त्याग कर दे उतना बढ़िया अम्ल रहेगा। ठीक है, तो आप देखो H+ यहां से भी निकालना है और H+ यहां से भी निकालना है। तो ये जो माइनस चार्ज है ना, वो यही वो रस्सी है, यही वो बंधन है जो H+ को बांध के रखा है। ये माइनस जितना कम हो जाएगा, जितना कम हो जाएगा ये माइनस, उतना आसानी से H+ यहां से निकल जाएगा। समझने का प्रयास करना बात। इन दोनों में से जिसमें से H+ आसानी से निकल जाएगा बाहर, वो बढ़िया अम्ल रहेगा। और H+ को बांध के कौन रखा है, ये जो माइनस है ना, यही माइनस H+ को बांध के रखा है। तो जिसमें ये माइनस कम हो जाएगा वहां से H+ आसानी से निकल जाएगा। तो आप देखो फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और क्लोरीन भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को खींचता है और क्लोरीन भी खींचता है, लेकिन ज्यादा कौन खींचता है बताओ। अभी अभी हमने देखा ज्यादा कौन खींचता है, क्लोरीन खींचता है। तो ज्यादा फ्लोरीन खींचता है तो फ्लोरीन ज्यादा में इसको माइनस को कम कर देगा। फ्लोरीन क्या करेगा, इस माइनस को कम कर देगा। इसको खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है मतलब माइनस से ना खींच रहा है, तो माइनस को खींच लिया तो यहाँ पे माइनस को कर दिया कम। क्लोरीन भी खींचा माइनस को, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को खींचा, लेकिन उतना ज्यादा कम नहीं कर पाया। तो इसीलिए रस्सी कहाँ पे कम हो गया, पहिलका में। यहाँ से H+ आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लिया, क्लोरीन खींच लिया, माइनस कम हो गया तो H+ आसानी से निकल जाएगा। इसीलिए ही अच्छा अम्ल होगा, ये अच्छा अम्ल होगा। तो इस तरह के कई सारे सवाल आपको जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो देखने को मिलेगा -I पर। तो ये तो एक उदाहरण था अम्लीयता का, क्षारीयता का, स्थायित्व का, कई तरह के क्वेश्चन सोल्व होंगे इससे। अब चलो बात करते हैं +I इफेक्ट का। तो +I इफेक्ट में क्या होता है कि इसको कहते हैं धनात्मक प्रेरक प्रभाव। द एटम्स और ग्रुप्स which donate electron to carbon is called +I effect। ठीक है, तो वैसे परमाणु या समूह जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, उसे हम +I या इसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसी को EDG कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह।
इलेक्ट्रॉन दाता समूह, एक था इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, एक है जो इलेक्ट्रॉन देगा। तो वैसे परमाणु या समूह जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसको हम बोलेंगे प्लस आई प्रभाव। जैसे यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कोई ग्रुप है, अभी जो ग्रुप है कार्बन से कम विद्युत ऋणात्मक है, कार्बन से कम विद्युत ऋणात्मक है। तो जब कार्बन से कम विद्युत ऋणात्मक है तो अभी बताओ इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? ये तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कमजोर है, तो इलेक्ट्रॉन तो भाई यही खींच लेगा, कार्बन खींच लेगा। इस पे आ जाएगा थोड़ा प्लस, इस पे थोड़ा माइनस, इससे इलेक्ट्रॉन थोड़ा इसको मिलेगा तो और थोड़ा सा माइनस, और इसको बहुत थोड़ा सा माइनस। तो ये जो प्रभाव हुआ जिसमें कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको बोलते हैं प्लस आई, ठीक है, प्लस आई। तो वैसे ग्रुप जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देते हैं वे प्लस आई इफेक्ट, और वैसे ग्रुप जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन पे थोड़ा माइनस, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पे थोड़ा प्लस। कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं? तो देखो जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं ना, एल्काइल मतलब ये मिथाइल वाले ग्रुप, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, यानी कार्बन वाले जितने भी ग्रुप होते हैं सब इलेक्ट्रॉन देते हैं। यहाँ पे कुछ ऑर्डर लिखा हुआ है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे ये है मिथाइल है, ये NH ग्रुप है, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, COO माइनस, और ये एल्काइल है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कार्बन के 3 तरफ से कार्बन है, एक तरफ से खाली है। 2 डिग्री का क्या मतलब है? कार्बन के 2 तरफ से कार्बन है और एक तरफ से खाली है। और 1 डिग्री का मतलब है कि कार्बन जो है सिर्फ एक तरफ से कार्बन है और बाकी 2 तरफ से खाली है। ठीक है, इसी को 3 डिग्री आर बोलते हैं, इसको 2 डिग्री एल्काइल और इसको 1 डिग्री एल्काइल। आगे जैसे जैसे देखोगे एल्काइल वगैरह कुछ पता चलेगा, ठीक है, जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब। अभी याद रखो 3 डिग्री यानी 3 तरफ से कार्बन, 2 डिग्री 2 तरफ से कार्बन, 1 डिग्री 1 तरफ से कार्बन। तो ये ऑर्डर है कुछ, अगर आप इसको याद रखना चाहो। ऐसे बोले हैं कि ट्रिक आगे हम बताएंगे, इसको ऐसे याद रख सकते हो, कहीं नहीं तोला का, कहीं से हो गया कहीं नहीं कार्बन हाइड्रोजन, नहीं से हो गया नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ओला से हो गया O माइनस, का से हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, आर से हो गया ये R तीनों 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। कहीं नहीं ओला का याद रख सकते हो। फिर उसके बाद देखो हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स हैं, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। तो ट्राइटियम का ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता, अभी इसमें जितना है सब इलेक्ट्रॉन देने वाला है, सब इलेक्ट्रॉन देने वाला है, क्योंकि प्लस आई इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। तो इसमें ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, पूरी देगा, पूरी देगा, पूरी देगा, इस तरह से। ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन में ट्राइटियम ज्यादा देगा, हाइड्रोजन कम। मिथाइल इथाइल में देखो ए वाला ज्यादा देगा, क्योंकि इधर कार्बन ज्यादा है, तो जितना ज्यादा कार्बन रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। इसमें देखो इसमें क्या है कि ई इलेक्ट्रॉन देगा ग्रुप को, कार्बन को, और ये इसको देगा और ये इसको देगा। और इसमें क्या है कि दोनों डायरेक्ट इसको देगा, तो इसीलिए ए वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। यानी जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है एडिटिव नेचर का होता है, आप खुद देख के पता कर सकते हो कि कौन किसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ग्रुप था, कुछ और अगर हम आपसे पूछ ले इसमें ऑर्डर, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। देखो कुछ सवाल जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप है और एक यहाँ पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा? ई ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा कि देगा? आपको पता है कि प्रेरक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट दूरी पर निर्भर करता है। इसमें ग्रुप जो है ये नजदीक है इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, अब इसमें दूर है, इसलिए ई ज्यादा इलेक्ट्रॉन है।
इसी तरह से रखना है दिमाग में। जैसे अब देखो एक और पूछ लेते हैं आपसे, CH3 CH3 E है, इसी के साथ इसको जोड़ेंगे और एक है इसको जोड़ेंगे। बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, बताओ जरूर। इसको हम ले लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। अब आप कमेंट में हमको जवाब दो कि A और B में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कौन ज्यादा प्लस आयन उत्पन्न करेगा। तो कौन देगा नहीं बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी आपको कमेंट में जवाब देना है। तो आज का लेक्चर यही था, इंडक्टिव इफेक्ट। आज हम लोग खाली इंडक्टिव इफेक्ट क्या है वो देखे हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, जैसे दूरी पे निर्भर करता है, सिग्मा बॉन्ड में काम करता है, पार्शियल ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, यानी आवेश का आंशिक स्थानांतरण होता है, पूर्ण स्थानांतरण नहीं होता, बॉन्ड नहीं टूटता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है। 3 कार्बन के बाद अप्रभावी हो जाता है। 2 प्रकार के होता है, माइनस आई और प्लस आई। अगर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव आ गया तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, माइनस आई। अगर कार्बन से कम इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, प्लस आई। तो यहाँ तक डिस्कस किए। अगला क्लास जो होगा उसमें हम इसका एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे, यानी प्रयोग कि क्या क्या हम सवाल इससे बना सकते हैं और कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग है। तो अगला वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसको पढ़ लेने से आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। सीखना पड़ेगा कि सवाल किस तरह का आता है और कैसे आप बनाते हो। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, जितने भी इंडक्टिव इफेक्ट पे सवाल अभी तक आए हैं जेईई और नीट में, वो भी लेकर आएंगे। वीडियो जरूर देखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।